बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय से घोर घटाएं, निज हाथों में अपनी ज्वालाएं लेकर हमको चलना होगा, हमको आगे बढ़ना होगा। नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं अपने चहीते कार्यक्रम में जिसका नाम है चमेली। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि देश भर का भ्रमण करते हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्होंने हैदराबाद के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी हासिल की है। हालांकि अक्सर जब ये जाते हैं विभिन्न जगहों पर तब इनकी जो निगाहें होती हैं वहाँ की पुरानी इमारतों पर काफ़ी टिक जाती हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से हैदराबाद इनको कितना अच्छा लगा और क्या क्या हैदराबाद में इन्होंने देखा। मैं स्वागत करना चाहूँगी कविश शर्मा जी का जो कि दिल्ली से हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में मुखातिब हुए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली से हैदराबाद के तापमान में आपको क्या लगा? तापमान की अगर आप बात करें तो तापमान दिल्ली में अभी बहुत गर्मी है। हाँ। हैदराबाद में मौसम बहुत अच्छा मौसम सुहाना है जी, सुहाना है, बारिश भी हो रही है जी जी। तो हैदराबाद का मौसम तो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब ये मुझे बताइए कि आपने हैदराबाद में किन किन जगहों पर आप गए और कैसा क्या अनुभव किया आपने? जी, हैदराबाद ये मेरा तीसरा भ्रमण है। इससे पहले भी 2 बार मैं आ चुका हूँ। यहाँ मुख्य रूप से चार मीनार, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही एक अच्छा स्पॉट है और सभी लोग जितने भी चाहे टूरिस्ट देश और विदेश से आते हैं उस स्थान को ज़रूर देखते हैं जी। दूसरे नंबर के ऊपर अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया था स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का। वो एक आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि जितने लोग हैदराबाद में आए वो नई चीज़ है उसको अवश्य देखें कि कितनी ऊंचाई के ऊपर लंबी जो प्रतिमा है रामानुजाचार्य जी की वो वहाँ पर विराजमान है। उसको देखकर एक महान हम लोगों को शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और देखकर काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस हिसाब से वहाँ पे प्रतिदिन बताया गया है कि अधिक से अधिक टूरिस्ट आते हैं और पूरा भ्रमण अगर हम बात करें तो 1 घंटा पूरा उसको भ्रमण करने में हमें पूरा लगता है। वहाँ के इतिहास के बारे में हमें बताया गया और उस मूर्ति को बनाने में कितना समय लगा, कितने कारीगर लगे और वहाँ का हमने प्रसाद भी ग्रहण किया और जो वहाँ पे मुख्य रूप से गुरुजी थे उनका आशीर्वाद भी प्रदान आपको मिला। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि समता मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वो आजकल हैदराबाद की आन बान और शान बनी हुई है और समानता की बात तो हम भारत में वैसे ही देख सकते हैं कि हम सभी को समान मानते हैं और हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। तो और क्या क्या आपने देखा और क्या कुछ आपको लगा कि यहाँ से मुझे लेकर जाना है? यहाँ से मैडम और हमने गोलकांडा फोर्ट देखा है जो कि यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ की इमारतें, वहाँ पे शाम को जो म्यूजिकल फाउंटेन होता है उसको भी हमने देखा है। लोकल बाज़ारों के अंदर हमने भ्रमण किया है। लोकल यहाँ का जो क्राफ्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है। हस्तकला जिसके ऊपर बार बार प्रधानमंत्री जी जोर देते हैं, आत्मनिर्भर भारत, खादी का जो यहाँ पे शॉप है और जो यहाँ तेलंगाना में जो लोग वस्तु का निर्माण करके जो छोटी छोटी चीज़ है उसको किस हिसाब से एक अपने रूप से निखार के उसको बना के और बाजार में वस्तु के रूप में बेच रहे हैं, बहुत ही अद्भुत सराहनीय है जी। तो आपको हैदराबाद बेहद पसंद आया। आपने बात की आत्मनिर्भरता की, तो आज हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। क्या मानते हैं, क्या कुछ हमें और मेहनत करनी होगी कि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने और क्यों आवश्यक है भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भर बनना? आप ठीक कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर देश बनने जा रहा है और हर जगह आप देखें पूरे देश के अंदर एक माहौल है इस टाइम पे। हर व्यक्ति समाज के प्रति रुझान के अंदर है। पहले हम जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे बाहर से लेते थे। आज इस समय जो समाज में अंतिम व्यक्ति है, आत्मनिर्भर कैसे भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। जो भी चीज पहले लोग गांव के अंदर बनाया करते थे गांव तक सीमित रह जाती थी। आज भारत सरकार ने उसको इतना प्रमोट किया है, उसका प्रमोशन इतना हुआ है कि उसको जो हमारी मुख्य संस्थाएं हैं भारत सरकार की, चाहे आप कॉटेज एम्पोरियम कह लीजिए, स्टेट के हमारे हैंडीक्राफ्ट्स कह लीजिए, खादी विलेज आश्रम कह लीजिए, हर राज्य के बोर्ड्स बने हुए हैं,
हर राज्य की सिल्क का उत्पादन होता है। हाँ। आप उसमें देखिए कि जो मजदूर लोग हैं, जो नीचे जिन लोगों ने कार्य किया है धरती के ऊपर, वो एक उभर कर आया है और ये स्टेट लेवल से नेशनल लेवल के ऊपर पहुंचा है। पिछले आप 5-6 साल से देख रहे होंगे कि इसकी प्रगति बहुत ही ज़्यादा हुई है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, आत्म शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं कैसे कोरोना के टाइम पर पूरे देश ने इसको एक साथ लड़के और अपना पूरा जीवन दिया है, चाहे उसमें डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। तो आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमारे देश में सभी जगह इसको अच्छी तरीके से इसका उपयोग के रूप में, चीज़ों के रूप में और अन्य चीज़ों के रूप में इसको लिया जा रहा है। और जरूर एक दिन आत्मनिर्भर भारत पूरा देश बनेगा। विकासशील देश से विकसित देश ज़रूर बनेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा देश जो था वो सोने की चिड़िया था, और फिर से पुनः मैं चाहूँगी कि हमारा देश वही हो, विश्वगुरु हो, और सोने की चिड़िया जिसे हम कहते थे वो फिर बनेगा। बहुत ही जल्द होने वाला है मैडम जी। जैसे आप देख रहे हैं कि योगा दिवस भी आप देखिए, हाँ। 21 जून से कैसे आह्वान किया प्रधानमंत्री जी ने, और आज इसको कैसे इंटरनेशनल डे के ऊपर मनाया जा रहा है। पहले लोग, कुछ ही लोग घर के अंदर योगा करते थे, हाँ। या ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके योगा करते थे। आज के डेट पे आप देखिए कि भारत में किसी भी राज्य में चल जाइए, सुबह आपको लोग रोड के ऊपर घूमते हुए मिलेंगे, किसी भी शहर में चले जाइए योगा मेडिटेशन करते हुए आपको लोग मिलेंगे। तो आप देखिए कि हम विश्व गुरु भारत बहुत ही जल्द। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा किया जाए, योगाभ्यास किया जाए। और आज हम देख रहे हैं कि इसका प्रचलन हमारे देश में तो है ही, साथ ही साथ विदेशों में भी इसका प्रचलन देखा जा रहा है, और लोग वहाँ से आ रहे हैं, योगा सीख रहे हैं और फिर वहाँ जाकर सिखा रहे हैं। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत की, तो मैं रक्षा बलों की तरफ देखती हूँ कि आज हमारे जो सैनिक हैं वो देश की सेवा में दिन रात तल्लीन हैं, और बिल्कुल मुस्तैदी से वो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि सरकार जो है वो सैनिकों के लिए कितनी तत्पर है, कितना उन्हें अनुदान या उनको, उनकी जो मैं कहूँगी एक परिवार से दूर रहते हैं, तो किस तरह से उनका देखरेख करती है सरकार? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो सैनिक हैं, हम लोगों की वजह से पूरा देश की रक्षा कर रहे हैं, और रक्षा कर रहे हैं तभी हम यहाँ शांति से बैठे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे सियाचिन हो, चाहे राजस्थान का बाड़मेर बॉर्डर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, पूरे भारत में, देश में हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन सबको पहले मैं नमन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, स्टूडियो के माध्यम से। आप देखिए कि सरकार हर क्षेत्र में प्रतिबद्ध है, तो सरकार सैनिकों के प्रति, रक्षा बजट के प्रति भी आप देख लीजिए बहुत ही प्रतिबद्ध है। हमारा बजट बहुत ही, आपने देखा कि अभी माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो पेश किया गया था फरवरी में, रक्षा बजट हमारा बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था। और जो भी उनकी चीज़ें होती है, चाहे उनको बेसिक जो एमेनिटीज जो मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल रही है। तो कहीं से तरीके से ऐसा नहीं लगता है कि सरकार पीछे है और हम सोच रहे हैं कि कार्य इसके प्रति पीछे हो रहा है। सरकार प्रतिबद्ध है और जवानों और सैनिकों के प्रति अपना पूरे तरीके से लगी हुई है। चाहे आप देख लीजिए कि कहीं पर भी, चाहे त्यौहार हो या कोई बहुत बड़े बड़े आयोजन हो, उसमें सभी लोगों को, चाहे अभी हाल ही में रक्षाबंधन गया, अब जैसे जन्माष्टमी गया, तो सभी लोग लोकल भी जो वहाँ पे लोग हैं, सिर्फ सरकार नहीं, जो सरकार के साथ में जो लोकल वहाँ पे लोग रहते हैं, वो लोग भी मिलके उनके साथ में सहयोग करते हैं। तभी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का काम मिलके, हम चाहे जम्मू कश्मीर में लोग हों, तभी एक साथ शांति और आम चैन की नींद हम लोग सो पा रहे हैं। तो रक्षाबंधन पे हम देखिए वहाँ पे जितनी भी शहर जो उनके फोर्सेस होते हैं या यूनिट्स होती है, उसके बाहर जो लड़कियां हैं शहर में रह रही हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, उनको रक्षाबंधन के राखी बांधी जाती है। और भी आप कई प्रकार के देख लीजिए, आज आप कहीं बाहर निकलते हैं, यूनिफॉर्म में किसी को देखते हैं तो आज गर्व से लोग जय हिंद उनको बोलते हैं, सल्यूट करते हैं। तो आप ये देखिए कि लोगों के प्रति, समाज में यूनिफॉर्म वाले लोगों के लिए, जो हम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके प्रति एक विशेष स्नेह है। सरकार का तो है ही, लोगों का भी विशेष स्नेह और
प्रेम है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं या जो जैसे त्यौहार जाते हैं और वो अपने परिवार से दूर होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कमी उनको खलती नहीं है। हाँ जी, आपने नेशनल वॉर मेमोरियल पे भी देखा होगा अभी, जो हाल ही में सभी लोगों के नाम भी वहाँ पे लिख दिए गए हमारे शहीदों के, और वहाँ पे हर हफ्ते या महीने में एक फोर्स को ड्यूटी दी जाती है। सैटरडे संडे बैंड का प्रोग्राम भी किया जाता है। एक बार CISF को दिया है, एक बार BSF को दिया है, एक बार ITBP को दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात से भी लोगों से आह्वान किया था कि जब भी लोग दिल्ली आए तो हाल ही में 2 चीज़ों का विशेष मैं आपको रूप से बताना चाहूँगा कि वहाँ अवश्य जाए। एक प्रधानमंत्री संग्रहालय और एक नेशनल वॉर मेमोरियल, और बहुत ही अद्भुत है, देखना चाहिए सभी लोगों को। आपके माध्यम से भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब भी लोग 2 चिन्हित यहाँ पर दिल्ली में अपना भ्रमण करें, बहुत सारे स्कूल्स अपने टूर्स के ऊपर बच्चों को लेकर आते हैं और कई कार्यों से लोगों का आना होता है। जैसे हमने आपको बताया हैदराबाद में हमने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी देखा, तो जब भी लोग दिल्ली आए ये 2 विशेष स्थान अवश्य देखें। जी, तो ये तो हो गई बात आत्मनिर्भरता की, हम कितने आत्मनिर्भर बन रहे हैं और किस तरह से हम विकसित हो रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगी हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसके बारे में। अभी हाल ही में हमारी नई राष्ट्रपति जी चुनी गई हैं, तो महामहिम के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से उनका सफ़र रहा, किस तरह से एक छोटे से कस्बे से वो निकलकर दिल्ली तक का उनका जो सफ़र है वो आप अगर अपने कुछ शब्दों में हमें बता पाएँ। देखिए, अभी हाल ही में आप सबने शपथ ग्रहण समारोह देखा, 25 जुलाई को संसद भवन के केंद्र कक्ष में हुआ था। और जैसा कि आपने कहा कि किस समय से वो गुजर के और राष्ट्रपति भवन तक पहुंची है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि उड़ीसा राज्य से महामहिम राष्ट्रपति जी ताल्लुक़ रखती है और वहाँ एक जिला है मयूरभंज। मयूरभंज एक जिला बहुत ही, आज के आप पुराने दशकों में जाएंगे तो बहुत ही विकसित नहीं था उस टाइम के ऊपर। वहाँ पे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, और आज के टाइम के भी ऊपर उतना नहीं है। वहाँ एक झीले, एक गांव से निकल के देश के इतने रायसीना हिल्स जो 340 कमरों का हमारा राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ का सफ़र करना उनके लिए बहुत ही, उन्होंने संघर्ष किया है जिंदगी के अंदर। शुरुआत के अंदर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, कॉलेज सारा करके, रमा देवी कॉलेज से वो पास आउट है भुवनेश्वर के अंदर। उसको करने के बाद में सोशल एक्टिविटीज़ में वो जुड़ी रही शुरू से, और जुड़ने के बाद में समाज के अंदर अपना पूरा योगदान देती रही। आप उनके अतीत में जाएंगे, आप देखेंगे कि एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। सेवाएं देते समय आप कई जगह ऐसी आपको देखने को मिलेगी कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया है स्कूल के अंदर, और वो बच्चों को शिक्षा के रूप में बहुत ही विकसित कराना चाहते कि हर बच्चा, हर समाज का व्यक्ति शिक्षित हो। एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरीवन। संताल समुदाय से वो आती हैं, जनजाति क्षेत्र है, ट्राइबल, आप देख रहे हैं कि उड़ीसा के अंदर, वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करके उड़ीसा सरकार के अंदर वो विधायक रही, मंत्री भी रही। मंत्री रहने के बाद में दूसरे टर्म के अंदर उनको बहुत सारी जो उड़ीसा विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स है उसकी चेयरमैन भी रही हैं, जनजाति समिति की वो सदस्य भी रही है। वहाँ से सफ़र तय करने के बाद उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का उन्हें पुरस्कार भी मिला है उड़ीसा सरकार द्वारा। और उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन के अंदर काफ़ी कठिनाई की है। आप कठिनाइयों से उनका देखेंगे तो दुख से जीवन भरा हुआ है। उनके 2 बेटे और पति दोनों का देहांत हो चुका है, एक बेटी है। साथ में देखिए कि इतनी चीज़ें होने के बाद में भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। संघर्ष जारी रखते समय हौसला दूसरों को दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत करके 2015 में उनकी, आपने शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति और हमारे भारत के जितने भी अभियान थे, सब छोटे छोटे बड़े बड़े अभियान, NGOs हो गए, सब में जुड़ के सरकार ने उनको देखा। 2015 के अंदर उनको झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनाया। राज्यपाल पे आप देखेंगे कि शपथ लेने के बाद में झारखंड के अंदर कोई ऐसा विद्यालय होगा कि जहां वो नहीं गई होगी। 90%
उन्होंने विद्यालय कवर किए हैं। मतलब 100% किए होंगे, बट जहाँ तक मेरे को मैंने अपने डेटा फैक्ट में पढ़ा है 90% उन्होंने स्कूल्स को पूरा विजिट किया है। बच्चियों के प्रति, वो जो महिलाएं हैं उनको बुनकर शिक्षा के प्रति एक प्रोत्साहन करना, और भी महिलाओं को कढ़ाई बुनाई के प्रति लोगों को आगे, इसके अंदर हम कैसे आगे जा सकते हैं उसके लिए भी समय समय पे उन्होंने लोगों को प्रेरित किया है। और वहाँ से, और अब आप देख सकते हैं कि कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है। एक छोटे से जिले से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करना, ये उनका सारा जी जी बिल्कुल। और उनकी सबसे जो अच्छी बात है कि वो महिलाओं और लड़कियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, और उनकी शिक्षा को लेकर वो बहुत ज़ोर देती हैं, और आत्मनिर्भर बनने पर वो बहुत ज़ोर देती हैं कि आप जो भी करना चाहें आप करिए, लेकिन आप आत्मनिर्भर बनिए। जी, तो जब तक एक जज्बा होता है आदमी के अंदर, कुछ करने की इच्छा होती है, उसे कोई लाभ और हानि की चिंता नहीं होती, तो वही समाज का निर्माण करता है, वही समाज को नई राह दिखाता है। जी हाँ, और उनमें से ही हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो उन्हीं में से हैं। और भारत बहुत सौभाग्यशाली देश है जिसको ऐसे लोग, ऐसे नेता प्रणेता मिलते हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति हमें मिली है। जी। आप संघर्षों से जीवन देखेंगे तो और भी बहुत पूर्व राष्ट्रपतियों का रहा है। प्रणब मुखर्जी का आप देख लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, कितने दूर वो पैदल चल के स्कूल जाते थे, नदी तय करके, समुद्र के जितने भी पानी की आवाज होती थी उसके अंदर पढ़ाई करना, और अलग से न्यूज़पेपर का काम करना, साइंटिस्ट के बाद में अपने प्रोफेसर की जॉब की, साइंटिस्ट बने, देश के राष्ट्रपति बने। बच्चों के साथ में उनका कितना लगाव रहा था, तभी लोग उनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा करते थे। जी, आपने APJ अब्दुल कलाम जी की बात की, तो मैं उनका जो एक कोटेशन था जो अक्सर वो कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो सोने दें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। तो ऐसे सपनों को आप साकार करिए, और जब आप अपने सपने साकार करते हैं तो निश्चय ही आप जो चाहते हैं वो आप बनते हैं, और आप अगर कुछ सकारात्मक करते हैं तो देश के लिए भी अच्छा काम करते हैं। इन्हीं चीज़ों से हमारे युवा और खासकर बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो प्रेरित होते हैं। आप देखेंगे कि जब वो पूर्व राष्ट्रपति भी हो गए तो आए दिन कई कार्यक्रमों के अंदर स्कूल में जाया करते थे, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते थे, चाहे यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स का इवेंट हो, कल्चरल इवेंट हो। आखिरी समय भी आपने देखा कि वो शिलोंग के कार्यक्रम में गए थे। ये चीजें बच्चों के लिए एक जज्बा होता है जिससे उनको हिम्मत मिलती है, साहस मिलती है, और अपने दृढ़ संकल्प के तहत वो अपने सपनों को पूरा तैयार करते हैं। जी, ऐसा ही नहीं, बल्कि अगर आप उनके वैज्ञानिक काल के को भी अगर देखें तो वो माने जाते थे कि जो यंग साइंटिस्ट होते थे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता था या कोई भी समस्या होती थी तो वो यंग साइंटिस्ट की तरफ सबसे पहले देखते थे। इसलिए नहीं कि मतलब सीनियर साइंटिस्ट के पास उसका सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इसीलिए कि न्यू ब्लड, न्यू ब्रेन कुछ अलग करके बताएगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए निस्वार्थ सेवा का होना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने हमें बताया हमारी महामहिम के बारे में, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारा भारत देश जो है वो विविधताओं वाला देश है। अनेक भाषा भाषी वाले लोग यहाँ रहते हैं। हमारे पास अनेक राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या एक संपर्क भाषा का होना आवश्यक है? जी हाँ, एक संपर्क भाषा का होना आवश्यक है। विभिन्न भाषाओं में आप जाएंगे, एक स्थान से आप कुछ ही किलोमीटर पे जाते हैं, भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। राजस्थान से आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश से आप जम्मू कश्मीर जाके देखिए, केरला जाके देखिए, हर जगह चाहे शिक्षा के लिए हो, भाषा के लिए हो, संस्कृति के लिए हो, सारी चीज़ें बदल जाती है। अभी हाल ही में पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना ही रहा है। आप सब इस चीज़ से रूबरू हैं और देख रहे हैं। आप देखें कि किस तरीके से भाषाओं को भी परिवेश करके लोग उसको आगे तक लेकर आए हैं। महान कवि जो हमारे पुराने हुए हैं, और हाल ही में जितने भी लोगों ने लैंग्वेज, भाषा के ऊपर कार्य किया है, सरकार द्वारा उनको भी सम्मानित किया गया है। और जो विभिन्न प्रतिभाशाली थी, चाहे
आप कोई भी अवार्ड देख लीजिए, राष्ट्रपति जी द्वारा जो हम अवार्ड्स देते हैं हर क्षेत्र के अंदर, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, अर्जुन अवार्ड्स हो, चाहे पद्मा अवार्ड्स हो, उसके अंदर आप भाषा के अंदर भी देखेंगे तो अभी पहले के समय पे भाषा के प्रति लोगों को थोड़ा सा कम उदार था, लोग कम रुचि लेते थे। अब भाषा के प्रति आप देखिए कि हर व्यक्ति इच्छुक है, चाहे कोई सा भी स्थान हो, कहीं पे भी हो, हर भाषा को लेके लोगों के प्रति एक प्रेम है, स्नेह है। और आए दिन आप देखिए, चाहे विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटीज हो, इन्हीं चीज़ों को लेके बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करते हैं। किस तरीके से विभिन्न आयोजन, वाद विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, क्विज कॉम्पिटिशन्स, सारी चीज़ों का आयोजन करते हैं। तो भाषा का एक लोगों के प्रति बहुत ही शुरू से एक प्यार रहा है, और जितना भाषा को प्यार करते हैं, भाषा आपको प्यार करती है। हमारा देश 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है आज़ादी के। हमने बहुत मेहनत से इस आज़ादी को हमने प्राप्त किया, और बिल्कुल ये आज हम अवलोकन करना चाहिए हमें कि इन 75 सालों में हमने क्या कुछ नया किया, क्या कुछ हम आगे लेकर गए देश को। लेकिन आज जब इस अमृत महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? युवाओं के लिए ये कितना उत्साहवर्धक है? अमृत महोत्सव की अगर आप बात करें तो आपने जैसा बताया कि आज़ादी के 75 साल में हमने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, और बहुत सारी चीज़ें पाने में हमें समय भी लगा है, और बहुत सारी उपलब्धियां भी हमने पाई है। आप देख रहे हैं कि आज भारत का नाम दूसरे देशों से टॉप में नाम चल रहा है, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर एक चीज़ के अंदर भारत बहुत ही आगे है और बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है, सारे लक्ष्यों को ऊंचाइयों तक पा रहा है। साइंटिस्ट हो हमारे, नासा में हो, कहीं पर भी हो, और विशेष तौर पे युवाओं को आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति आई है, जिससे बच्चों को काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आप देख रहे हैं कि उसमें भी सभी लोगों से सजेशन मांगा गया था। अभी शिक्षा मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि जो सिलेबस है इसके प्रति भी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, तो सभी लोग इसके अंदर अपना सुझाव दे रहे हैं। और युवाओं के लिए आप बात करें तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं। अमृत महोत्सव से प्रेरित होके आए दिन इतने सारे वैकेंसीज जो हमारी क्रिएट हुई है उसके अंदर उसको फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि हर कोई व्यक्ति बीटेक और एमटेक कर रहा है, और अलग विविध क्षेत्रों के अंदर जा रहा है। पहले लोग सीमित थे कि हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, अन्य विविध क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं। फौज में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे हमारे जवान सैनिक किस हिसाब से हम लोगों की सरहद पे रह के रक्षा कर रहे हैं। आज अमृत काल में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक, चाहे कोई व्यक्ति कहीं पर भी हो, किसी भी कार्यालय का हो, कोई भी सरकार हो, सबने अपने घर पे तिरंगा फहरा के पूरा एक राष्ट्र ध्वज के प्रति अपना प्रेम, अपना प्यार जो व्यक्त किया है, वो देखने ही बिल्कुल वो सराहनीय है। और आप कहीं का भी देख सकते हैं। आप 15 अगस्त पे आप हैदराबाद का देखिए, दिल्ली का देखिए, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, आम व्यक्तियों के घर हो, चाहे लोगों ने अपने घर के बाहर झंडा लगाया है, केंद्र सरकार ने कार्यालयों में लगाया है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक आह्वान के ऊपर पूरे देश ने आज इस चीज को जो अपने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक प्यार दिया है एक राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र ध्वज को आप जो कि बिल्कुल सराहनीय है। और हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों ने इस चीज़ को अपनाया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो हर घर तिरंगा का आह्वान था हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो हम सभी ने उसको पूर्ण किया। और उसके साथ साथ एक जो आत्म गौरव, आत्म सम्मान हम कहीं भूल सा गए थे, वो वापस हमारे अंदर जागा है। अपने देश के प्रति जो एक प्रेम और सम्मान हमें होना चाहिए था, वो वापस से एक हमने अपने अंदर पुनर्जागरण हुआ है, वो कि हमें अपने देश के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, कितना सम्मान होना चाहिए। और ये आज़ादी जो हमें मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है, और किन किन कीमतों को हमने चुकाया है इस आज़ादी को पाने के लिए। आपने तभी देखा होगा कि अमृत काल के अंदर उन सभी लोगों को भी याद किया गया कि जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली।
जिन लोगों ने विशेष उस समय पे उल्लेखनीय कार्य किए थे। तो झंडे का जो महोत्सव था या हर घर तिरंगा था, इसके प्रति तो लोग मोटिवेशनल थे। हर साल अपना 15 अगस्त का और ये जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आता है त्यौहार मनाते थे और बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। बट विशेष तौर के ऊपर आप देखेंगे कि जिस तरीके से 75वां अमृत महोत्सव और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले से जो अपना भाषण दिया और उसके प्रति लोगों को एक जागरूक किया है, वो सच में हर वर्ग के क्षेत्र, युवाओं के लिए, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए, मध्य वर्ग हो गए और सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आपकी बात से 100% मैं सहमत हूँ कि ये जो आह्वान था इसने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न की है और मैं ये चाहूँगी कि ये ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है ये और आगे जाए और हमारा देश और आगे बढ़े और विकासशील से विकसित वाली श्रेणी में आ जाए। मुझे लगता है बस हम एक पायदान पीछे हैं और एक पायदान के बाद बहुत जल्द हम इस चीज को हम पालेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इस बार एक जैसे विशेष जुनून था, आप कहीं पे भी देख लीजिए, देश पूरा तरीके से आह्वान से हर तरीके से एक साथ विकसित भी हो जाता है, मान भी जाता है। कोरोना काल में आप देखिए किस तरीके से चाहे कोई भी सरकार हो, सभी लोगों तक खाना पहुंचाया, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, सभी लोगों ने जो मिलकर काम किया और उस कई प्रकार की चीजें आप उसमें देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि हमने अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। ऐसे समय में जब एक देश दूसरे देश की मदद करने की स्थिति में नहीं था, उस समय हमने अपनी तो मदद की ही और साथ में दूसरे देशों की मदद की, दूसरी देशों की भी हमने मदद की। बहुत अच्छी बात आपने कही। कविश जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतना समय दिया आपने और इतनी सारी बहुत अच्छी जानकारी भी हमें दी और साथ ही बहुत सारी बातें भी आपने बताई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर होगी मुलाकात एक नए सफ़र में, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक अलविदा हैदराबाद।